नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से जिज्ञासा में। जैसा कि आपको पता है कि होमगार्ड का एग्ज़ाम चल रहा है और एग्ज़ाम देकर के आने के बाद सोशल मीडिया पे पेपर को लेकर के जो हंगामा चल रहा है, मुझे लगा कि उस हंगामे में थोड़ा सा स्पष्टीकरण रख देना जरूरी होगा। मैंने विभिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे जो देखा, लोग बड़ा मजा ले रहे हैं इस बात को लेकर के कि होमगार्ड के पेपर का लेवल ये नहीं होना चाहिए। तो कह रहे हैं कि पेपर का लेवल कठिन है। कुछ लोग लिख रहे हैं कि गंगा बोल के समंदर में कुदा दिया। कुछ लोग लिख रहे हैं कि होमगार्ड और एसआई के पेपर एक जगह रखे गए थे, धोखे में एसआई वाले में होमगार्ड का बांट दिया और होमगार्ड वाले में एसआई का बांट दिया। ये बड़ी समस्या है। तो तरह तरह की बातें सोशल मीडिया पे हो रही हैं, लोग मजा ले रहे हैं, लोग मजाक बना रहे हैं कि इस तरह का पेपर होमगार्ड का नहीं होना चाहिए। मैंने जो विश्लेषण किया है, आइए हम अगले कुछ मिनटों में वहां तक पहुंचते हैं और ये भी जानने का प्रयास करते हैं कि कितने मार्क्स तक अगर आप करके आए हैं तो वो सेफ रहेंगे। सबसे पहले जो तुलना की जा रही है, वो तुलना कहां कहां की जा रही है वो देखें। पहली तो तुलना चल रही है यूपीएसआई के पेपर में और होमगार्ड के पेपर। ठीक है, होमगार्ड के पेपर। ठीक, ये दो जगह पे तुलना चल रही है, एसआई और होमगार्ड में दो जगह तुलना चल रही है। अच्छा, अगर हम इस बात को समझने का प्रयत्न करें तो हमें पीछे से थोड़ा सा समझना पड़ेगा एक चीज को कि दोनों के पेपर का जो पैटर्न है वो पैटर्न है डिफरेंट। होमगार्ड के पेपर का पैटर्न अलग है, एसआई के पेपर का पैटर्न अलग है। एसआई के पेपर में आप ये देखते हैं कि वो पेपर 3 भागों में बटा हुआ था, रीजनिंग, मैथ, हिंदी और जीएस। 4 भागों में बटा हुआ था। ठीक है, होमगार्ड का पूरा पेपर केवल और केवल आधारित था जीएस। ज्यादातर बच्चे ये कहते पाए जा रहे हैं कि यूपीएसआई का पेपर सरल था और होमगार्ड का पेपर कठिन है। तो दरअसल आप इस आधार पे यूपीएसआई और होमगार्ड की तुलना नहीं कर सकते जब तक आप रीजनिंग, मैथ और हिंदी को उसमें शामिल रखेंगे। अगर आपको तुलना ही करनी है तो तुलना करिए एसआई में जिस लेवल का जीएस पूछा गया था और यहां होमगार्ड में जिस लेवल का जीएस पूछा गया है, इन दोनों के बीच में आप तुलना कर सकते हैं, तब आपकी तुलना सही हो। अब ऐसे बच्चे, मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की, ऐसे बच्चे जो रीजनिंग, मैथ और हिंदी बहुत अच्छी करके आए थे, यानी वो हर 10 प्रश्नों में से 8-9 प्रश्न करके आ रहे थे, अगर उनकी बात हम जीएस वाले सेक्शन में करें, जिन्होंने अच्छे प्रश्न हल किए, 10 में से 8-9 प्रश्न हल किए, उनकी बात अगर जीएस वाले पोर्शन में करें तो वही बच्चे 5 से 6 प्रश्नों पे अटक रहे हैं 10 में से। कहां? एसआई में, जीएस वाले पोर्शन में। जिन्होंने रीजनिंग के सारे प्रश्न हल कर दिए, सही हल कर दिए, मैथ के सारे प्रश्न सही हल कर दिए, हिंदी के एक आध गलत, बाकी सारे प्रश्न हल कर दिए, जीएस में वो भी 60% स्कोर नहीं ला पा रहे हैं वहां एसआई में। और यहां ये पूरा पेपर ही जीएस का था। अभी तक जो बच्चे बता रहे हैं उनके आधार पे 50 के आसपास प्रश्न सही है, 100 में से 50 के आसपास सही है, यानी 50% पेपर वो हल करके आए हैं, 50% है उसके आसपास। ठीक है, कोई 45 रह गया, कोई 55 चला गया, कोई 60 चला गया। तो ये लेवल, अब आप जीएस की तुलना करेंगे तो समान है, कोई अंतर ही नहीं है। कठिन क्यों लग रहा है? कठिन इसलिए लग रहा है कि ये पूरा पेपर जीएस का। अब सवाल यहां उठता है कि आखिर जीएस वाले पोर्शन में ऐसा होता क्यों कि जीएस वाला पोर्शन, जनरल नॉलेज का पोर्शन कठिन लगता ही क्यों है? ये एक बड़ा प्रश्न कि ये जो जनरल नॉलेज का पेपर है ये कठिन होता ही क्यों है, क्यों कठिन लगता है, इसके पीछे कारण क्या है, ये समझने वाली बात।
अब इसके पीछे कारण क्या है, आइए समझते हैं। पहला कारण है कि इसका जो सिलेबस है वो बृहद, पाठ्यक्रम बहुत बड़ा है, इतना बड़ा है कि उस पूरे पाठ्यक्रम को कवर कर पाना एक निर्धारित समय में संभव नहीं होता। आपने कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 12 तक जो भी पढ़ाई की है, जितने भी विषय पढ़े हैं, उन विषयों में क्या क्या आ जाएगा? आपने जितना भी इतिहास पढ़ा है, जो भी भूगोल पढ़ा है, जितना भी आपने विज्ञान पढ़ा है, जितना भी आपने नागरिक शास्त्र यानी राज्य व्यवस्था पढ़ी है, ठीक, जितना भी आपने अर्थशास्त्र पढ़ा है, इनमें से जो भी आपने पढ़ा है, पर्यावरण पढ़ा है, कंप्यूटर पढ़ा है, वो सारा का सारा इकट्ठा होकर के कहां आ रहा है? जनरल नॉलेज में। इसके अतिरिक्त जब आप किसी प्रदेश की परीक्षा देने जाते हैं तो उस प्रदेश से संबंधित प्रमुख जानकारियां, जैसे अभी आप उत्तर प्रदेश का पेपर दे रहे हैं तो उत्तर प्रदेश से जुड़ी हुई पूरा उत्तर प्रदेश का एक समग्र अध्ययन आपको करना पड़ेगा। इसके साथ साथ एक चीज और आती है जिसको आप कह सकते हैं करंट अफेयर्स। अभी हाल फिलहाल में क्या चल रहा है देश दुनिया में, उससे संबंधित प्रश्न आते हैं, करंट अफेयर्स से संबंधित प्रश्न आते हैं। और आपकी जो कॉमन समझ है उससे संबंधित भी बहुत सारे प्रश्न आते हैं। यानी आप विभिन्न चीजों के बारे में किस नजरिए से, किस दृष्टिकोण से देखते हैं, विभिन्न चीजों के बारे में कुछ जानते भी हैं या नहीं भी जानते हैं, ऐसे भी प्रश्न आते हैं। होमगार्ड का पेपर आप उठा के देखेंगे तो आप देखेंगे कि ये विषय जो मैंने लिखे हैं, बहुत सारे सवाल ऐसे होंगे जो इनमें से कहीं भी सेट ही नहीं हो रहे, फिट ही नहीं हो रहे, इनमें से किसी भी विषय में फिट नहीं हो रहे। वो कौन से प्रश्न है? और ऐसे ही प्रश्न हमें परेशान करते हैं। दरअसल वो करंट अफेयर से जुड़े हुए ही प्रश्न होते हैं, करंट अफेयर से जुड़े हुए। कहीं कोई घटना घटी और वहां से कोई एक प्रश्न घुमा फिरा के करंट अफेयर से रिलेटेड करके डाल देते हैं और फिर हमें लगता है कि ये कठिन। एक तो कारण हो गया बृहद पाठ्यक्रम, बहुत बड़ा पाठ्यक्रम है, इसलिए समस्या होती है। और दूसरी जो सबसे बड़ी समस्या हमने देखी है वो है एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना होना। एरिया ऑफ इंटरेस्ट ना होना, ये दूसरी समस्या। अपने 20 साल के टीचिंग करियर में मैंने अक्सर ये देखा है कि बहुत सारे बच्चे कक्षाओं में ऐसे आते हैं, मैं पढ़ा रहा था तो उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे आते हैं कक्षाओं में जो मैथ की क्लास लेते हैं और फिर चलते बनते हैं, फिर वो क्लास में नहीं रुकते। मैथ हो गई, बोले पर्याप्त, बोले क्या पढ़ रहे हो? कि मैथ पढ़ रहे हैं। पूरे दिन मैथ पढ़ रहे हैं, रीजनिंग पढ़ रहे हैं और जीएस को वो ये समझ के छोड़ देते हैं कि इसमें तो किसी के नंबर अच्छे नहीं आते। दरअसल मेरिट वाले जो नंबर होते हैं ना, 3-4 नंबर, जिनसे दूसरा पीछे रह जाता है और आप आगे निकल जाते हैं, वो नंबर यहीं से आते हैं। यहां जो ज्यादा करके आता है ना, वही सक्सेसफुल है, वही सफल होता है। क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि आप किसी परीक्षा में फेल हो जाएं, मामला यह है कि आप मेरिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। मुख्य बात तो यह है कि आप मेरिट में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। तो जब तक आप इंटरेस्टेड नहीं होंगे नई नई चीजों को जानने में, जब तक आप ये मान के छोड़ते हुए चले जाएंगे कि ये तो बहुत बड़ा है, अब इसका हम क्या करें, इसका हम कुछ नहीं कर सकते, ये संभव नहीं है, ये हो नहीं पाएगा, जब तक हम ये मानते रहेंगे तब तक ये समस्या बनी रहेगी। अब एक सवाल और हो सकता है आपके दिमाग में आ जाए कि इसको सही करने के लिए किया क्या जा सकता। तो सबसे पहली चीज, हमारे चैनल का जो नाम है वो चीज आपके अंदर होनी चाहिए, जिज्ञासा। जीएस को सही करने का, जीएस को बेहतरीन करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो ये है कि आपको जिज्ञासा होनी चाहिए, आपको लालसा होनी चाहिए जानने की, आपकी इच्छा होनी चाहिए जानने की, आपके अंदर ये भाव होना चाहिए कि दुनिया की कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, कौन सी ऐसी बातें हैं जिन्हें हम अभी तक नहीं जानते और हमें इन्हें जान लेना चाहिए। मुझे बहुत सारी चीजें जाननी, एक तो ये। दूसरा, जब भी आप ये सोच लेते हैं कि हम लिख के जीएस को याद कर लेंगे, ये संभव नहीं है। रटी हुई चीजें बहुत दिनों तक नहीं रुकती। आप इंटरेस्ट के साथ उनको कहानी नुमा तरीके से अगर आप जानेंगे तो आसान रहेगा। जब आप क्लास लेते हैं किसी टीचर से तो वहां पे क्या होता है, जीएस की क्लास में बातचीत होती है एक तरह से, वो बातचीत बहुत फायदेमंद होती है।
वो बातचीत आपको फैक्ट्स को याद रखने में मदद करती है। जब कभी भी वो चीजें आपके सामने दोबारा आती हैं तो आपको याद आ जाता है कि इस मुद्दे पर सर से हमारी बात हुई। दूसरा, अगर आप किसी टॉपिक को देख रहे हैं तो उस पर रिसर्च करना आपकी जिम्मेदारी है। जब आप चीजों की रिसर्च करेंगे तो वो लंबे समय तक आपको याद रहेंगी, लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। नॉर्मली कोई मुद्दा उठ गया, मान लिया अभी एक मुद्दा चल रहा है हारमुज का, ठीक है। अब आपको सुनने में आया कि हारमुज क्या है, आपको लगा ये कोई चीज है। अब आप क्या करें, इसको सर्च करें गूगल पे और इसके बारे में बहुत सारी जानकारियां पढ़ें। हो सकता है अगली किसी परीक्षा में यहां से एक प्रश्न आ जाए। और आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, हारमुज पढ़ रहे हैं का मतलब आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं, आप वहां का मैप भी देख रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसके एक तरफ कौन से देश हैं, दूसरे तरफ कौन से देश हैं, कौन से देश की सीमा में ये आती है, कौन कौन से देशों का कब्जा है, शुरुआत से इसकी हिस्ट्री क्या रही है, अभी इसकी भौगोलिक स्थिति क्या है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जब आप रिसर्च करते हैं ना, खुद रिसर्च करते हैं, तो वो चीजें आपके दिमाग में टिकती हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि दरअसल मेरिट क्या रहेगी, यानी कितने नंबर वाले लोग होंगे जो होमगार्ड की नौकरी पा लेंगे। तो ये जीएस का पेपर है, मामला बहुत तगड़ा नहीं जाएगा। मेरा गणित ये कहता है कि ये मेरिट अलग अलग जिलों के हिसाब से भी इस संख्या के आसपास घूमेगी, जहां कहीं भी रहे, कहीं थोड़ी ऊपर कहीं थोड़ी नीचे। 55-60 तक जो भी पहुंच रहे हैं वो अपने आप को मान के चलें कि वो इस फाइट में शामिल। मेरा ये मानना है पर्सनली, और अभी तक जैसे भी पेपर देखे हैं, जितने भी देखे हैं, हालांकि आप ये नहीं कह सकते कि ये 55-60 बहुत ज्यादा हो रहे हैं। क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि इसमें वो बच्चे भी बैठे हुए हैं जो एसआई का एग्जाम दिए हैं, वो भी बैठे हुए हैं, जो आगे पुलिस का एग्जाम देंगे वो भी बैठे हुए हैं, सब बैठे हुए हैं। जिनको लगता है कि ये मेरे स्तर की नौकरी नहीं है, फिर भी वो इस परीक्षा में बैठे हुए हैं। वो अलग बात है कि अभी वो ज्वाइन कर लें, बाद में छोड़ दें। ये अलग बात है कि जब ज्वाइनिंग की बात आए तब वो ना जाएं, लेकिन मेरिट में नंबर तो उनके भी काउंट किए जाएंगे। तो इस हिसाब से मेरा मानना है कि जो मेरिट रहेगी, अभी तक के 5 पेपर देखे हैं, उन 5 पेपर्स को देख के मेरा मानना यह है कि मेरिट इसके कहीं आसपास रहेगी, 55 से थोड़ी नीचे आ सकती है, 60 से थोड़ी सी आ सकती है, अन्यथा ये सबसे सुरक्षित जगह है 55 से 60 पर। तो और किसी ऐसी जानकारी के साथ फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।